class 9, chapter 2, part 6. And in this part, we will study about changes, in which we study about two types of changes. First one is physical change and second one is chemical change. And we will study about pure substances, in which we study about elements and compounds. Okay? Then let's start our first topic, which is changes. There are two types of changes. First one is physical change and second one is chemical change. Then first of all, what is physical properties? Okay, then properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जा सकती है एंड स्पेसिफाइड लाइक, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, जैसे कि कलर हो गया, और जो सब्सटेंस है वो हार्ड है या नहीं है, रिजिड है या नहीं है, उसके अंदर जो फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रेजेंट है या नहीं है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ओके, अब इसके अंदर जो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बारे में बात करते हैं कि जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होता है, जो स्टेट होती है मैटर की वो चेंज होती है. तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास है वाटर, H2O लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. तो जब हम इसको बॉयल करते हैं, तो जब हम बॉयल करेंगे तो ये कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो जब हम इसको बॉयल करेंगे तो ये जो H2O है, वाटर है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट के अंदर. तो जब ये वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वाटर था लिक्विड स्टेट के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर गैस स्टेट के अंदर. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जब ये वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो क्या इसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब जो H2O फॉर्मूला है, क्या वो चेंज हुआ वाटर का, नहीं. जो H2O केमिकल फॉर्मूला है वाटर के लिए वो लिक्विड स्टेट में भी यही था और गैस स्टेट में भी यही था. तो इसी वजह से मतलब कि इसमें क्या हुआ, इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो मैटर का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई. इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स क्लियर. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. देन केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, flammability, stability, heat of combustion, oxidation state, etc. These are the types of chemical properties. इन सभी प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है उनके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, मतलब वो किस टाइप की है, मतलब जो मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर सकता है या नहीं है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लेमेबिलिटी है या नहीं है, या फिर वो स्टेबल है या नहीं है. तो ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स क्लियर. सेकंड वन इज डेफिनेशन. देन व्हाट इज फिजिकल चेंज? देन इट इज अ चेंज इन विच only the physical properties of a substance get changed while its chemical composition remains unchanged is called a physical change. अब फिजिकल जो चेंजेस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या है कि चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज. इसके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हमने यहाँ पे स्टडी किया है सिर्फ वही प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है. जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या रहता है, अनचेंज. उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंजेस, a change in which chemical composition and chemical properties of the reacting substances undergo a change is called a chemical change. और वो changes जिसके अंदर जो substance होता है उसके chemical composition and chemical properties के अंदर क्या आते हैं, changes आते हैं, उन changes को हम क्या कहते हैं, chemical change. That's clear. Due to a chemical change, the nature of the reacting substance is completely changed.
जब क्या होता है, जो केमिकल चेंज अगर होता है तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो नेचर है, मतलब वो मतलब केमिकल चेंज होने से पहले जैसा सब्सटेंस था, केमिकल चेंज होने के बाद में वो जो सब्सटेंस का जो भी नेचर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन। ओके, तो जब हम कार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जब हमने कार्बन को बर्न किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ओके, तो सबसे पहले क्या था, कार्बन, और क्या था, ऑक्सीजन। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ अलग टाइप की है। जब इन दोनों के बीच में क्या हुई, रिएक्शन, तो हमें क्या मिला, CO2 गैस। तो जो CO2 गैस का जो नेचर है वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को ये नेचर से क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो ये था केमिकल जो चेंजेस है उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज इट इज अ टेम्परेरी चेंज। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। मतलब कि जैसे अगर फिजिकल चेंज अगर हुआ तो मतलब कि उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से, मतलब जैसा फिजिकल चेंज होने से पहले जैसा सब्सटेंस था हम उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये टेम्परेरी चेंज है। ओके, फॉर केमिकल चेंजेस इट इज अ परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन थी, इसके अंदर हमें CO2 ऑब्टेन हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये CO2 ऑब्टेन हो गई हमें, तो अभी परमानेंटली क्या बन गई, CO2 गैस। ओके, अब हम इसको वापस से कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एंड इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इट इज इजीली रिवर्सिबल। ये क्या है, इजीली रिवर्सिबल है, दैट मीन्स वी कैन रिकवर सब्सटेंस। ओके, एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट रिकवर ओरिजिनल सब्सटेंस। that clear? Then these are the physical changes and these are the characteristics and definition of chemical changes. And now we discuss some examples of physical and chemical changes, in which we first discussed the examples of physical change, in which the first one is evaporation or condensation of water. Then what is evaporation? It is the process in which liquid state is converted into vapor state, and condensation, it is the process in which vapor state is converted into liquid state. Then both evaporation and condensation of water is a physical change. Second one is chopping wood. chopping wood में क्या होता है कि जो भी मतलब कोई भी वुड लॉग है उसको हम क्या करते हैं, विद एन हेल्प ऑफ एक्स हम उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर कट करते हैं। तो जो ये कटिंग है वो क्या है, अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। थर्ड वन इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। इसको तो हमने पहले भी जब हमने सेपरेटिंग टेक्निक्स को स्टडी किया था तब भी हमने जो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसको स्टडी कर लिया था। तो जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस है, मतलब किसी भी जो भी सब्सटेंस है उसका जो सॉल्यूशन फॉर्म करके फिर उनके क्रिस्टल्स को फॉर्म करना, वो मेथड भी क्या है, अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस। मतलब अगर जो भी आयरन पीस है हमारे पास उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी को जनरेट करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करना है वो भी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज फोल्डिंग ऑफ पेपर। हमारे पास ये कोई भी है ना पेपर पीस है, हम क्या कर रहे हैं उसको फोल्ड कर रहे हैं, तो उसको फोल्ड करना भी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज कटिंग द ट्रीज। जो ट्रीज है उनको कट करना भी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। पानी के अंदर शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व करना भी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। अब इन सभी एग्जाम्पल में जो हमने फिजिकल चेंजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसके अंदर उन कैरेक्टरिस्टिक को इन एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं किसी भी
सब्सटेंस में उन चेंजेस होने के बाद में हम उनको फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं सम फिजिकल मेथड से। ओके, तो इन सभी एग्जांपल में जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर है, जब क्या होती है ये वाली प्रोसेस होती है, तब क्या हम जो वाटर की स्टेट है हम उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं। तो यस, हम उस अगर है ना क्या वाटर लिक्विड से अगर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को मतलब स्मॉल पीसेस में कट करना, हाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस रीगेन नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसके अंदर जो न्यू सब्सटेंस है क्या वो फॉर्म हो रहा है? नहीं, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये क्या है, अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। और जो प्रॉपर्टीज हमारी क्या आती है, जैसे कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, इसमें भी क्या हो रहा है, ये मतलब कि मतलब रिवर्सिबल हो रहा है, मतलब कि अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसको वापस से अनफोल्ड करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी पीस ऑफ पेपर है उसको वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। वैसे ही कटिंग द ट्रीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, जब हम क्या करते हैं सॉल्ट एंड शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तब हम जो भी सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन बनेगा तब हम वापस से इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, और शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा तब भी हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। देन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज examples of chemical change, in which the first one is burning of wood, paper, coal, etc. अगर हम किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और एक ये क्या है, परमानेंट चेंजेस अकर होते हैं, और एक ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, इरिवर्सिबल, हम वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस को गेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम फूड को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो जो ये डाइजेशन की प्रोसेस है ये भी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। थर्ड वन इज बॉइलिंग एन एग, जो बॉइलिंग एन एग है वो क्या है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज। अब इसका क्या रीजन है, हमने पहले देखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट था हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि जब हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं लिक्विड स्टेट से, तब वो किसके अंदर, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है, तो हमने इसको क्या कहा था, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, लेकिन अभी क्या है, बॉइलिंग ऑफ एग, तो बॉइलिंग ऑफ एन एग क्या है, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। वो क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो एग को बॉईल करने पे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली चेंज हो जाती है, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस है वो अकर होते हैं। इस वजह से जो है बॉइलिंग एंड एग है वो क्या है, केमिकल चेंज, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर वो क्या है, फिजिकल चेंज। फोर्थ वन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना भी क्या है, केमिकल चेंज। ग्रोइंग ऑफ प्लांट इनटू ट्री, प्लांट का ग्रो करना भी क्या है, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है। ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी की प्रेजेंट में, तो है ना क्या, जब क्या होती है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो आयरन है उसके ऊपर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाती है, रस्टिंग। तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, मतलब जो क्रैकर्स है हम उसको कब यूज करते हैं, मतलब मोस्टली तो इन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो जो क्रैकर का बर्स्टिंग है वो भी क्या है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज। एंड लास्ट वन इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड के अंदर, तो वो भी क्या है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है इसके अंदर क्या होता है कि जो मिल्क शुगर होता है जो कि क्या है, लैक्टोज, तो वो लैक्टोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, तो ये कन्वर्जन भी क्या है, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। एंड नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। First we discuss the chemical classification of matter, in which pure substances are classified as elements and compounds, and elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. Okay, first we study about the term which is element.
Elements. Robert Boyle was first who used term element in 1661. तो जो रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो एलिमेंट टर्म है उसका यूज किया था. ओके. एंटोनी लॉरेंट लवोइशियर first who established an experimentally useful definition of an element. और एक फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोनी लॉरेंट लवोइशियर, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी थी एलिमेंट्स की. ओके. देन अकॉर्डिंग टू एंटोनी लॉरेंट लवोइशियर an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. जो लवोइशियर साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट की जो डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो मैटर की क्या होते हैं बेसिक फॉर्म होते हैं और एलिमेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक नहीं हो सकते हैं. ओके. And in terms of atomic theory, an element is composed of atoms of same kind. और atomic theory के according जो elements होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं. मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास आयरन एलिमेंट है, तो उस कंप्लीट आयरन एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे होंगे? सेम काइंड, एक ही जैसे होंगे, Fe, 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 Fe. ओके. और उनकी जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या रहेगी उन एटम्स की? सेम. दैट्स क्लियर. तो जो डेफिनेशन थी एलिमेंट की वो समझ में आ गई कि जो एलिमेंट होते हैं वो मैटर का बेसिक फॉर्म होते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक नहीं हो सकते और जो एलिमेंट होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से कंपोज्ड होते हैं. जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट अ प्रेजेंट टाइम नॉन है वो है टोटल 100. एट अ प्रेजेंट टाइम 100 एलिमेंट्स आर नॉन, इन विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकर्ड एंड रेस्ट ऑफ देम आर मैन मेड. मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर. अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब नेचर के अंदर फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते. अब फ्री स्टेट का मीनिंग क्या है कि जैसे जो भी एलिमेंट्स है वो किसी कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. जैसे जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एंड जो हाइड्रोजन है वो भी H2 की फॉर्म में रहता है और जो नाइट्रोजन है वो भी N2 की फॉर्म में रहता है. तो ये N2, H2 और ये O2 क्या है? एक सिंपल फॉर्म नहीं है एलिमेंट की, ये क्या है? एक कंबाइंड फॉर्म है. तो जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहते. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. अब जो ये टोटल 92 एलिमेंट्स है विच आर नेचुरली अकर्ड इन नेचर, उनमें से जो 11 एलिमेंट्स हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं? गैसियस स्टेट में. और उन गैसियस स्टेट में जो 11 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, chlorine and all noble gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. तो ये टोटल कितनी हो गई? 11. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑल नोबल गैसेस. तो जो ये 11 एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर इन गैस स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं. 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट. और जो 92 में से जो 2 एलिमेंट्स है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं? लिक्विड स्टेट में. और जो ये 2 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? मरकरी एंड ब्रोमीन. एंड नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन विच द फर्स्ट वन इज मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन विच बेस्ट कंडक्टर इज silver and least conductor is lead. Metals have a luster. That means जो metals की appearance होती है वो कैसी होती है? Shiny. They are ductile in nature. That means they can be drawn into thin wires. Metals are malleable in nature. Malleable means when metals are hammered
then they can be converted into a thin sheet. Metals are sonorous in nature. That means when metals are hit, then they produce ringing sound. Mercury, which is a only metal which present in liquid state at room temperature, and mercury has lowest melting point which is minus 8.9 degree Celsius. Tungsten has highest melting point which is 3410 degrees Celsius. Francium is most reactive metal and aluminium is most abundant metal. That means कि जो नेचर में प्रेजेंस है एल्यूमिनियम की वो सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड among the non metals best conductor is carbon. Non-metals are not lustrous, not sonorous or malleable. That means कि जो appearance है non-metals की वो shining नहीं होती है and they not produce a ringing sound and they cannot be converted into a thin sheets. Non-metals show a variety of colors. That means sulfur is yellow, bromine is reddish brown, chlorine is yellowish green and iodine is violet. Bromine is the only non-metal which is present in liquid state at room temperature. Fluorine is most reactive non-metal. Carbon has highest melting and boiling point among all non-metals. Helium has lowest melting and boiling point among all non-metals and there are 11 gaseous non-metallic elements. जो 11 gases की बात हमने की थी एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से थे हमने पहले डिस्कस किया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑल नोबल गैसेस. तो ये जो सभी जो गैस स्टेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो सभी क्या है नॉन मेटल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स. द एलिमेंट्स व्हिच शो some properties of metals and some other properties of non-metals are known as metalloids. जो metalloids होते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की शो होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की. They look like metals but they are brittle like non-metals. जो मेटल्स के अंदर जो अपीयरेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो किससे सिमिलर होती है मेटल्स के. एंड जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं brittle in nature. That means when metalloids are hammered then they are broken into small pieces. तो जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है नॉन मेटल्स के. They are neither conductor of electricity nor insulator. तो जो मेटल्स होते हैं ना ही वो मेटल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और ना ही वो नॉन मेटल्स की तरह इंसुलेटर होते हैं. जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं सेमीकंडक्टर. They are also known as semi-metals. And the examples of metalloids are boron, silicon, germanium, antimony, etc. Then these are the examples of metalloids. Now our next topic is compounds. Then what is compounds? Two or more elements combine together chemically to form a new substance called compound. जब क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं तब वो क्या करते हैं एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं. तो जो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड. Compounds are commonly termed as chemical compounds because compounds are formed by the chemical reaction between two or more elements. Characteristics of compounds, in which the first one is a compound is always composed of two or more elements
combine together chemically in a fixed proportion by mass। जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो कॉम्बिनेशन है वो किस में रहना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल H2O, इट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस H2O में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका जो प्रोपोर्शन है बाय मास, वो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास है वो कितना है 2, एंड जो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16। तो जब हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। तो हर बार जब 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइंड होंगे केमिकली, तब जो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, H2O। नेक्स्ट एग्जांपल CO2। CO2 के अंदर क्या होता है, इट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर जो कार्बन एंड जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रोपोर्शन है बाय मास वो क्या है, कार्बन है 12 एंड ऑक्सीजन है 32। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:8। तो हर बार जब 3 पार्ट कार्बन एंड 8 पार्ट ऑक्सीजन जब कंबाइंड होंगे केमिकली, तब जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा ही क्या बनेगा, CO2। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कि जो कंपाउंड होता है वो जिस भी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन अकर होती है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, H2O। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन है उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो क्या है, गैसेस। बट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से वो क्या बन रहा है, H2O विच इज ए लिक्विड स्टेट। तो जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनकी प्रॉपर्टी से क्या है, टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट वन इज when a compound is formed there is a liberation of large amount of heat energy। कि जब कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है, तब जो हीट एनर्जी होती है वो एक लार्ज अमाउंट में लिबरेट होती है। जैसे कि जब हम कार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, जो हीट एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट में लिबरेट होती है। Next one is at a given temperature a pure compound has fixed melting point, boiling point and density। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्योर कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स। फॉर एग्जांपल H2O वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, boiling point of water is 100 degree Celsius and density at 20 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is 0.9928 gram per milliliter। Next characteristic is the constituent elements of a compound cannot be separated by any physical methods। कि जो भी कंपाउंड के जो ये एलिमेंट्स जिनसे ये कंपोज हुआ है कंपाउंड, उन एलिमेंट्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज अ कंपाउंड हैज द सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। कि जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या रहती है, सेम, और जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास, उस कंप्लीट मास के अंदर वो भी क्या रहता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O की बात करते हैं, वाटर, इसको चाहे हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लें,
चाहे हम इसको ओशन से ऑब्टेन करें या फिर लेक से, पॉन्ड से या फिर और किसी भी अदर सोर्सेज से, जो H2O का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा, सभी सोर्सेज के अंदर सेम रहेगा, और जो इसका कॉम्पोजिशन है बाय मास वो भी सभी सोर्सेज के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, एंड विद दिस टॉपिक आवर पार्ट 6 of class 9 chapter 2 is now completed. Thank you.